हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर विद आशुतोष चैनल पर मैं अजय आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन सीरीज में संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। तो देखिए दोस्तों, इसको हम 4 लेवल में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा बांटा गया है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 में। तो चलिए हम लेवल 1 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो दोस्तों देखिए, हमारा इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कह रहा है कि प्रस्तावना को, दूसरा कह रहा है मौलिक अधिकार को, तीसरा कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को और चौथा कह रहा है संविधान के सभी अनुच्छेदों को। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो आत्मा की आख्या प्रदान की गई थी वो प्रस्तावना को किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसका देखते हैं डिस्कशन क्या दिया गया है, उसका हम व्याख्या करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मतलब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में, जो हमारे न्यायमूर्ति साहब थे हिदायतुल्लाह, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में। उन्होंने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था, जबकि हमारे के.एम. मुंशी जी ने संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसको राजनीतिक जन्मपत्री कहा था, मतलब पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है। और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। अब कह रहा है क्वेश्चन कि जब हमारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस पर तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने किस पर विशेष ध्यान दिया था। ठीक है, तो इसमें हमारा देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन हमारा है प्रस्तावना पर, दूसरा है मूल कर्तव्य पर, तीसरा है हमारा मौलिक अधिकार पर, चौथा है नीति निर्देशक तत्व पर। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे संविधान निर्माता था उन्होंने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। ठीक है, आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया गया है। व्याख्या में हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अधिक महत्व और उपयोगिता है। जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका अधिक महत्व और उपयोगिता है, क्योंकि एक मामला हमारे मतलब आया था, तो उसमें कह रहा है, मामला था हमारा सज्जन सिंह बनाम सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। यह एक मामला था जो कि न्यायमूर्ति माघोलकर ने कहा था प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है। उन्होंने कहा था प्रस्तावना पर, न्यायमूर्ति माघोलकर जो हमारे थे उन्होंने कहा था प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है, क्योंकि इस पर हमारा जो प्रस्तावना हमारी बनाई गई थी बहुत ही सोच विचार के इसको बनाया गया था हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। तो फिर आगे कह रहा है उस पर सुस्पष्टता का ठप्पा है और उसे संविधान निर्माताओं ने विशेष महत्व दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अर्थात मतलब कि जो हमारी प्रस्तावना है उसको न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान प्रस्तावना में ये लिखा गया था हम उसको जाके संविधान उच्च न्यायालय में या कहीं भी किसी न्यायालय में जाके कहें कि नहीं, हमारे संविधान में ये, हमारे प्रस्तावना में ये लिखा गया था, इसको लागू किया जाए। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। फिर आगे कह रहा है लेकिन लिखित संविधान के प्रस्तावना में वे उद्देश्य लेखबद्ध किए जाते हैं जिनकी स्थापना और प्रवर्तन के लिए संविधान की रचना होती है। मतलब ये हमारा ये संविधान की प्रस्तावना ये है कि इसमें ओवरव्यू दिया गया है कि हमारे संविधान हमने जो संविधान बनाया है उसका उद्देश्य क्या है, वो हमारे प्रस्तावना से ही हमें पता चल जाती है। फिर एक मामला और आया था बेरूबारी का मामला।
जिसमें उच्चतम न्यायालय ने इस बात की सहमति प्रकट की थी कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जो हमारे प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। मतलब उन्होंने क्या क्या सोचा था कि हमारा संविधान में क्या क्या होना चाहिए, वो उनके मन की कुंजी है। ठीक है, इसमें फिर आगे कहता है, जहाँ शब्द अस्पष्ट पाए जाते हैं, उनका अर्थ स्पष्ट न हो, संविधान निर्माताओं को आशय को समझने की सहायता ली जा सकती है। मतलब कहा जा रहा है कि इसमें कि आगे संविधान में अगर जो भी बातें अस्पष्ट दिखाई देती हैं, उसको हम संविधान की प्रस्तावना की सहायता लेकर उसका हम संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जो प्रस्तावना है उसको आप लोग कम से कम 2 4 5 बार उसको अच्छे से पूरा लिख लीजिए। लिख एक बार पूरा सीक्वेंस में उसको रट लीजिए, याद कर लीजिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से वर्ड इसमें सम्मिलित किए गए हैं, उनका सीक्वेंस कैसा है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में वो सीक्वेंस वाइज भी क्वेश्चन पूछता है। तो उसको आप लोग 2 3 बार लिख कर पूरा सीक्वेंस याद कर लें। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में हमारे कहता है। क्वेश्चन में हमारे कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना जो है, हमारी संविधान की प्रस्तावना वो कहाँ से शुरू होती है। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? तो संविधान की प्रस्तावना हमारी लोकतांत्रिक भारत से शुरू होती है, लोक गणराज्य से शुरू होती है, लोक प्रभुसत्ता शुरू होती है, हम भारत के लोग हैं। तो दोस्तों, जब आप संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे तो वहाँ पे हमारा हम भारत के लोग, यहाँ से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए व्याख्या में क्या कहता है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। देखिए अब कह रहा है यहाँ पे, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर उसके बाद है समाजवादी, फिर है पंथ निरपेक्ष, फिर है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, इसको आप सीक्वेंस में याद करिएगा, क्योंकि जब भी कहीं जैसे यूपीपीसीएस यूपीएससी में पूछा जाता है तो ये सीक्वेंस वाइज पूछा जाता है कि कौन कौन से वर्ड शब्द सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देखिए यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अब ये मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप संविधान की प्रस्तावना का कम से कम 2 से 4 बार लिखें और उसको याद कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या कह रहा है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। प्रश्न उठता है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है उनका हम डिस्कशन करते हैं। संविधान में इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, इसलिए इसको गणतंत्र कहा जाता है, नहीं। यह राज्य का एक संघ है, इसलिए इसको गणतंत्र कहा जाता है, ये भी नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक मूल अधिकारों को उपयोग करते हैं, इसलिए इसको गणतंत्र कहा जाता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, तो
तो ये देखिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ का जो जो राज्य का प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित, अर्थात जो हमारा राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्य का प्रमुख हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, राज्य का प्रमुख हमारा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति हमारा राज्य का प्रमुख होता है। और तो देखिए हमें इसमें व्याख्या क्या दिया गया है, कह रहा है भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अर्थात देखिए जैसे कि जो इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था है वहाँ पर जो राज्य का प्रमुख है वो वंशानुगत होता है, वहाँ राजा का शासन मतलब जो राज्य का प्रमुख होता है वहाँ राजा होता है, वो वंशानुगत होता है, उसका चुनाव नहीं किया जाता है। जबकि अपने भारत में जो यहाँ राज्य का प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति होता है, वो राज्य का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो उसका क्या होता है कि चुनाव होता है एक निश्चित अवधि के लिए, राज्य के प्रमुख के लिए चुनाव होता है एक निश्चित अवधि के लिए। तो इसलिए यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। इसको अगर हम समझना चाहें गणतंत्र मतलब क्या होता है, गणतंत्र 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 ठीक है, गणतंत्र मतलब क्या होता है आइए हम समझते हैं इसको। देखिए अगर हम दो पार्ट में देखें, एक होता है गण और एक होता है हमारा तंत्र। ठीक है, गण का मतलब होता है जनता और तंत्र मतलब सिस्टम या व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि जो जनता द्वारा व्यवस्था बनाई जाती है, सिस्टम चुना जाता है, उसको गणतंत्र कहते हैं। इसमें कहा जाता है ना जनता द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब कह रहा है भारत है एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको आंसर वो मिल जाएगा। तो देखिए इसमें भी कहा गया है, इसमें देखते हैं धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है, जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है उसका तात्पर्य क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का तात्पर्य होता है किसी भी राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी एक विशेष धर्म को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान न करना। जो हमारा किसी भी राष्ट्र या राज्य द्वारा किसी एक विशेष धर्म को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान न करना, मतलब कि सभी धर्मों को समान महत्व देना होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात उस राज्य अथवा राष्ट्र में सभी धर्मों को लोग बिना किसी दबाव या भेदभाव स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में किसी भी एक धर्म को अपनी कानूनी मान्यता नहीं दी गई है, अर्थात किसी एक विशेष धर्म को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। जो हमारा भारतीय संविधान है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया, जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है। जबकि हमारे संविधान में जब 1976 में एक संशोधन किया गया था जिसे कहते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ये तो संविधान संशोधन की प्रस्तावना इस प्रकार है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। इसमें देखिए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य को 1976 के अधिनियम में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। इसका हम पहले ही डिस्कशन देख चुके थे, व्याख्या उस क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखते हैं इस ऑप्शन में क्या दिया गया है। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, इनमें से कोई नहीं। अर्थात धर्म निरपेक्षता, इसको अगर हम दो पार्ट में बांटें, एक होता है धर्म और एक हो जाता है हमारा निरपेक्षता। निरपेक्षता धर्म, देखिए धर्म और निरपेक्षता मतलब, निरपेक्ष मतलब होता है कि किसी के पक्ष में नहीं होना, किसी के पक्ष में नहीं होना। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता मतलब है कि किसी भी धर्म को
सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, विशेष किसी को मान्यता, कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं इसका थोड़ा सा व्याख्या इसका पहले वाला ही है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का तात्पर्य किसी भी राष्ट्र या राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी एक विशेष धर्म को कानूनी रूप से मान्यता न प्रदान करना, अर्थात सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है, अर्थात उस राज्य अथवा राष्ट्र में सभी धर्म के लोगों को बिना किसी दबाव या भेदभाव के स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में किसी भी एक धर्म को अपनी कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है, जबकि संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। कह रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। वही क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो जाएगा धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करना। नहीं, ये नहीं होगा ऑप्शन हमारा। अब दूसरा कह रहा है बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग किसी भी धर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में हिंदू धर्म है, तो हम क्या हिंदू धर्म को समर्थन करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब भले ही व्यावहारिक रूप में उसका समर्थन करते हो, लेकिन सैद्धांतिक रूप से संविधान में किसी भी धर्म का समर्थन नहीं किया गया है। तो इसमें देखिए फिर कह रहा है अल्पसंख्यक धर्म समुदाय के धर्म का समर्थन करना है, इसका भी नहीं किया गया है। तो इसमें हमारा लास्ट ऑप्शन है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका देखिए व्याख्या क्या दिया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। गणतंत्र होता है मतलब कि गणतंत्र मतलब जो जनता के द्वारा राज्य का प्रमुख चुना जाता है, उस व्यवस्था को गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है। केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो मतलब यही देखिए, ऐसा राज्य जहाँ पे जो उसका राज्य का प्रमुख हो, अध्यक्ष होता है, वंशानुगत रूप से ना हो, मतलब वहाँ की जनता द्वारा राज्य का प्रमुख जो उसको चुना जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए व्याख्या देखते क्या कह रहा था। गणतंत्र वह राज्य है जहाँ अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक है, एक गणराज्य या गणतंत्र सरकार एक रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, न कि शासकों की निजी संस्था या संपत्ति। ठीक है, मतलब गणतंत्र सरकार में सभी का समान महत्व है। हर व्यक्ति चाहे तो वो मतलब उस पद पे पहुंच सकता है, किसी की निजी संपत्ति या संस्था नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते हैं, यह सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता। मतलब कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था में जैसे कि इंग्लैंड में क्या होता है कि वहाँ का वंशानुगत जो राजा है वो चले आते हैं, उनका बच्चा मतलब उनका बेटा जो होगा वो राजा होगा, फिर जो उनका बेटा होगा वो राजा होगा, तो वंशानुगत चलाता है। लेकिन भारतीय शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है, यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि इंग्लैंड में राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। बताएं दोस्तों आपको,
जो 42वां संविधान संशोधन था वो हमारा किया गया था 1976 में किया गया था, 1976 में किया गया था। तो देखिए इसमें क्या क्या मतलब उद्देशिका में क्या जोड़ा गया था, 2 शब्द। तो देखिए 2 शब्द हमारा जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो ये हमारा आंसर है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। देखिए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वे राज्य हैं जिनका समावेशन, वे शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में, या एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में, या एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया गया है। कह रहा है, प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है, जो कि ये जो शब्द है वो सीधे सीधे प्रस्तावना में दिया गया है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। ठीक है, इनमें से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। जो हमारा ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये मूल संविधान में नहीं था। इसे क्या गया था, 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। जोड़े जाने के बाद संविधान इन शब्दों का निर्धारित क्रम है। देखिए ये क्रम आपका पूछता है, इसको ध्यान रखना चाहिए हर समय। कह रहा है, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र ध्यान रखने योग्य तथ्य हैं कि निम्न में उल्लिखित शब्द हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये शब्द हमारा सीक्वेंस में है, इनको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये डिस्कशन ज़रूर पसंद आया होगा। यदि हमारा डिस्कशन आपको पसंद आया है, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।